पेन डायरी लेकर क्या नोट कर रहे थे सीएम योगी? मोदी के लिए लिखती खास बात, यूपी के झोली में गिरे एम्स, आईआईटी और सेमीकंडक्टर सिटी के तोहफे। मिडिल क्लास को झटका या राहत, टैक्स स्लैब नहीं बदला लेकिन आम आदमी को फायदा। कैंसर की दवा और मोबाइल हुए सस्ते, जानिए क्या क्या हुआ महंगा। वित्त मंत्री के भाषण में छिपा था चुनावी संदेश। बंगाल से तमिलनाडु तक बिछाया गया विकास का जाल। 5 राज्यों के लिए खुला खजाना, शेयर बाजार हुआ धड़ाम, निवेशकों की नींद क्यों उड़ी। दिल्ली से वाराणसी फिर सिलीगुड़ी तक बुलेट की रफ्तार, 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बदल देंगे देश की सूरत। यूपी की तो निकल पड़ी। बजट पेश होने के साथ ही आज हिंदुस्तान ने एक नई अंगड़ाई ली है। आज संसद की दहलीज से जो आवाज गूंजी उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि शेर अब जाग चुका है। ये महज एक बजट नहीं बल्कि सुपर पावर बनते भारत का एक विजय संकल्प है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाल बही खाता खोला तो उसमें सिर्फ आंकड़े नहीं थे बल्कि 140 करोड़ उम्मीदों की धड़कन थी। क्यों कहा जा रहा है कि ये बजट भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मजबूत कदम है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी आज भारत के इस बजट को गौर से देख रहे होंगे क्योंकि इसमें रक्षा क्षेत्र से लेकर सीमाओं के विकास तक सब कुछ शामिल है। लेकिन इस बजट की सबसे खास बात यह है कि इसमें राजनीति और विकास का गजब संतुलन है। आज हम इस बजट की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी जेब पर इसका क्या असर हुआ। इस बजट में सबसे ज्यादा किसी प्रदेश पर फोकस है तो वो यूपी है। जब वित्त मंत्री संसद में बजट पढ़ रही थी तो लखनऊ में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ध्यान से टीवी पर बजट का भाषण सुन रहे थे। उनके हाथ में पेन और डायरी थी और वो एक एक पॉइंट नोट कर रहे थे। योगी जी का यह अंदाज बता रहा था कि वो यूपी के लिए होने वाले ऐलानों को लेकर कितने गंभीर थे और उनकी गंभीरता रंग भी लाई क्योंकि मोदी सरकार ने यूपी की झोली भर दी। बजट में उत्तर प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब वहां नया एम्स खुलेगा। बुंदेलखंड जो अक्सर सूखे की मार झेलता था, वहां के युवाओं के लिए आईआईटी की सौगात मिली है। प्रयागराज में एक नए औद्योगिक नोड के लिए विशेष फंड दिया गया। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन पार्क बनेगा। लखनऊ को एआई सिटी बनाने के लिए भी बजट में पैसा दिया गया। इतना ही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए 22,500 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज मंजूर हुआ है। कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए भी 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। हापुड़ और सहारनपुर के किसानों के लिए वहां एग्री एक्सपोर्ट जोन बनेगा। यूपी के लिए एक और बड़ी खबर कनेक्टिविटी को लेकर है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे जिसमें यूपी को सीधा फायदा होगा। दिल्ली से वाराणसी और फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी। इसके अलावा मुंबई से वाराणसी का भी रूट तय किया गया है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां चुनाव होने वाले हैं। वित्त मंत्री ने अपनी साड़ी के जरिए एक संदेश दिया। उन्होंने तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनी थी जो वहां की संस्कृति का सम्मान है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में इसी साल चुनाव है, इसलिए बजट में इन प्रदेशों का खास ख्याल रखा गया। बंगाल के लिए दानकुनी से सूरत तक फ्रेट कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच भी हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। केरल और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेंगे। मछली पालन और नारियल खेती के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा जिससे दक्षिण राज्यों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नारियल संवर्धन योजना से तमिलनाडु के किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार का मकसद साफ है कि विकास के जरिए वोटरों का दिल जीता जाए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार हर नौकरी पेशा आदमी कर रहा था। इनकम टैक्स को लेकर इस बार बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सच यह है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी आपको टैक्स में सीधी छूट नहीं मिली है। लेकिन राहत की खबर यह है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा। इसमें टैक्स भरने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। अब टैक्स में गड़बड़ी होने पर सजा नहीं होगी बल्कि सिर्फ जुर्माना देकर आप छूट सकेंगे। अघोषित आय अगर 1 करोड़ रुपए तक है तो 30% जुर्माना देकर मामला रफा दफा हो जाएगा। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को कुछ राहत जरूर मिली है। कैंसर और डायबिटीज की 17 दवाएं सस्ती कर दी गई। मोबाइल फोन और उसके पार्ट सस्ते होंगे। जूते, चप्पल और माइक्रोवेव ओवन के दाम कम होंगे। सोलर एनर्जी का सामान सस्ता होगा जिससे बिजली का बिल कम करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप शराब के शौकीन हैं तो आपकी जेब ढीली होगी क्योंकि शराब महंगी हो गई है। स्क्रैप और खनिज के दाम बढ़ने से मकान बनाना थोड़ा महंगा हो सकता है। किसानों के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी का दरवाजा खोल दिया। अब खेती में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। इसके लिए भारत विस्तार योजना का ऐलान किया गया है। पशुपालन और डेयरी के लिए सब्सिडी मिलेगी। काजू और कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मिशन शुरू होगा जिससे 2030 तक निर्यात बढ़ सकेगा। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया। सरकार चाहती है कि महिलाएं सिर्फ काम न करें बल्कि बिजनेस वुमेन बने। इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई। हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए भी सरकार
सरकार ने पर्यटन के जरिए रोजगार का रास्ता खोला है। 5 पूर्वोत्तर राज्यों में नए पर्यटन स्थल बनाने का फैसला हुआ है। 10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए भी अच्छी खबर है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत खादी और हैंडलूम को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाएगा। इससे यूपी के बुनकरों का माल सीधे विदेश जा सकेगा। छोटे व्यापारियों यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट और कॉर्पोरेट मित्र योजना से व्यापारियों को लोन लेना आसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया है। सरकार का जोर इस बात पर है कि हम सामान बाहर से न मंगाएं बल्कि भारत में बनाएं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत इस दिशा में एक बड़ा कदम है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी राहत मिली है। अब विदेश से पैसा भेजने पर टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 पुरातात्विक जगहों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनेगा जिससे पर्यटकों को सारी जानकारी एक क्लिक पर मिल पाएगी। सरकार ने साफ कर दिया कि उसका इरादा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसलिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग पर पैसा खर्च करने पर जोर दिया गया। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। बजट आते ही शेयर बाजार क्यों गिर गया? बजट जैसे ही आया और भाषण खत्म हुआ तब तक सेंसेक्स 1800 अंक और निफ्टी 524 अंक नीचे गिर गया था। दरअसल बाजार को उम्मीद थी कि सरकार कंपनियों को टैक्स में बड़ी छूट देगी। लोगों को लगा था कि चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं जिससे लोगों के हाथ में तुरंत पैसा आएगा। जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो खर्च करते हैं और कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है। लेकिन वित्त मंत्री ने ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने लंबी अवधि के विकास पर जोर दिया। बाजार को यह बात तुरंत पसंद नहीं आई कि सरकार कर्ज लेकर विकास कर रही है। 17 लाख करोड़ का कर्ज लेने की बात से निवेशक डर गए। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी निवेशकों में डर का माहौल था। यही वजह है कि बजट भाषण खत्म होते होते बाजार लाल निशान में चला गया। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह गिरावट कुछ समय के लिए। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू होगा बाजार फिर से संभल जाएगा। अगर इस पूरे बजट का निचोड़ निकाले तो ये मिला जुला बजट है। मिडिल क्लास को टैक्स में सीधी राहत न मिलने से थोड़ी मायूसी जरूर है। महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इलाज सस्ते करके और रोजमर्रा की चीजें सस्ती करके सरकार ने मरहम लगाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बजट ब्लॉकबस्टर है। नई रेल, नई एम्स और नए उद्योग यूपी की तस्वीर बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की संजीदगी और केंद्र सरकार का सहयोग यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा। सरकार ने मुफ्त की योजनाओं के बजाय रोजगार पैदा करने वाले रास्ते को चुना है। ये बजट भविष्य के भारत की नींव रखने वाला बजट है। अब देखना होगा कि जमीन पर ये योजनाएं कितनी जल्दी उतरती है और 5 राज्यों के चुनाव में जनता इस बजट को कैसे लेती है। कुल मिलाकर ये बजट सुपर पावर भारत के सपने को पंख देने वाला बजट है। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज नए भारत का, विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स
और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हॉस्टल के निर्माण का कार्य हो। नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो। यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए, जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख रहा था, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम में वह भी अपना योगदान दे सके। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सबको ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। मैं इस बजट के सभी प्रावधानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए जो कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया पहला बजट है, इस बजट के लिए भी उनका हृदय से उन्हें बधाई देते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं।